हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये पार्ट 2 है। जो भी तक पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने ये किया है कि विलेन का पार्ट 1 हमने ये बनाया था रिवीजन नोट्स के तरीके से। वहाँ मैंने आपको राउल्ट के नियम तक रिवीजन करा दिया है। इसके आगे राउल्ट के नियम के द्वारा अनुभार ज्ञात करना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरंदाव, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। ये अब इतने ही पॉइंट आपके इस वाले पार्ट में बचे हुए हैं। अब आप इनका रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले राउल्ट के नियम से अनुभार आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से ये हेडिंग डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, इस पर आपका न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल में पूछेगा कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे, वही वाला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में लगेगा। डायरेक्टली आपका आने के बहुत कम चांसेस हैं, समझिए ना के बराबर है। ये कभी नहीं आएगा कि राउल्ट के नियम से आप अनुभार कैसे ज्ञात करोगे, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट होने की दृष्टि से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल अलग वीडियो में हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे आता है। तो हम लोग ये जान चुके राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए का मतलब विलेय का मूल प्रभाज। हम इस वाली चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय को छोटे वाले n से अगर लिख लें, यानी ये विलेय के मूल हैं, और बड़ा वाला n का मतलब विलायक के मूल, और प्लस में ये विलेय के मूल, यानी नीचे लिखेंगे कुल मोल और ऊपर केवल विलेय के मोल। कल मैंने आपको मोल प्रभाज का फॉर्मूला बता दिया है। तो ये हो गया। राउल्ट का नियम केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होगा जो विलयन अति तन होंगे, यानी जिनकी सांद्रता लगभग शून्य होगी, या हम ये कह सकते हैं जिनकी तनुता जो है वो अत्यधिक ज्यादा होगी, यानी बहुत तनुता होगी। ठीक, तो जब विलयन तन होगा तो दोनों के मोल, इसका मतलब कहने का ये है कि 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम चीनी घुली हुई है। यहाँ कहें 1000 ग्राम पानी में 1 ग्राम चीनी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 1001 ग्राम। 1001 और प्लस ये 1000 प्लस 1001 हो जाएगा। ये आपका क्या है, बहुत ही एक यानी एक समान वैल्यू। ये देखिए प्लस में 1 इज इक्वल टू 1000 एक कहें, और चाहे हम लगभग बराबर इस पर लगा लें। ठीक, लगभग बराबर यानी 1000 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1001 लगभग बराबर 1000। जब बराबर है तो नीचे और ऊपर दोनों क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे अति तनु के लिए, अति तनु के तनु है अगर आपका विलयन, तब क्या करेंगे तो n जो होगा प्लस में n अगर जोड़ेंगे तो ये कैपिटल N के बराबर आएगा, वो भी कैसा, लगभग बराबर। अगर विलयन हमारा अति तनु है तो दोनों यानी विलेय प्लस विलायक के मूल लगभग विलायक के बराबर रहेंगे। वही एग्जांपल, 1 किलो पानी में बहुत कम मात्रा 1 से 2 दाना चीनी घोल दो, फिर तोलो तो लगभग 1 किलो आपका विलयन रहेगा। इस तरीके से तो ये हो गया। यही वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर n रखा रहने दो, इसकी जगह पर ये वाला कैपिटल N, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये देखिए n का मतलब क्या है, विलेय के मोल। विलेय का मोल जब लिखेंगे तो विलेय की मात्रा यानी छोटा वाला W, मात्रा बटे अनुभार। अनुभार का मतलब छोटा वाला m लिख दे, यानी विलेय का अनुभार। बटे में चले आओ, कैपिटल N यानी विलायक का, मोल है, मोल का फॉर्मूला होता है मात्रा बटे अनुभार, तो इसकी मात्रा कैपिटल W से लिख लो, इसका अनुभार कैपिटल M से लिख लो। तो फिर से सही करके लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा आपका W अपॉन स्मॉल m, और इनटू में ये वाला m ऊपर चला जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल W। ये हो जाएगा यहीं से अनुभार। मान लो आपका विलेय का अनुभार दे देगा तो विलायक का आप ये अनुभार निकाल लेंगे, और विलायक का अनुभार दे देगा तो विलेय का अनुभार निकाल लेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें काम करेगा। फिर आती है बात क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना। तो ये कब बढ़ता है, परिभाषा याद कर लो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलेय किया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए,
वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, इससे दो परिभाषाएं संबंधित हैं, एक है मोलर उन्नयन स्थिरांक, एक मोलल है, गलती से मोलर दोनों मिल गया, एक है मोलल उन्नयन स्थिरांक और एक है मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है यानी क्वथनांक का उन्नयन, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी यानी ताप में वृद्धि, ये होती है के बी इंटू एम। के बी का मतलब है क्वथनांक में उन्नयन यानी के है मोलल उन्नयन स्थिरांक और एम है आपका मोललता, मोलैलिटी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक ये होता है डेल्टा टी बराबर 1000 के बी डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक, ये एम जो लिखेंगे विलेय का लिखेंगे, अणुभार। ठीक है, ये विलेय का अणुभार। इसकी परिभाषा निकालिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की। तो परिभाषा बहुत ही आसान और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी ही जाती है परिभाषा आपकी। देखिए 1000 ग्राम विलायक में, अगर इसको हम विलायक कह दें 1000 ग्राम कर दें तो ये और ये कट जाएगा। तो 1000 ग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल यानी मात्रा बटे अणुभार को क्या कहोगे मोल, 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, केबी कहलाती है। केबी का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी देखो फिर से 1000 ग्राम विलायक में जब इसको 1000 करोगे तो ये वाला इतना कट जाएगा, 1 मोल इसको करोगे तो मात्रा बटे अणुभार ये 1 हो जाएगा, तो केवल केबी बचेगा, यानी बराबर किधर केवल केबी बचेगा। तो 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, ये वाला देखिए मोलर में केवल आप 1000 की जगह 100 कर दीजिए, डेल्टा टी बराबर 100 के बी डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। इसको कैसे याद करेंगे, 100 ग्राम विलायक में जब 100 करोगे तब ये कटेगा और 1 मोल करोगे तब ये 1 हो जाएगा। तो के बी डेल्टा टी बराबर 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को केबी कहते हैं। अब केबी का नाम लेके बोलिए, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगर एग्जाम में आपसे आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछ ले तब भी आप यही लिखेंगे, इसका नाम दूसरा है आणविक उन्नयन स्थिरांक। फिर बात आती है हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन सेम है क्वथनांक, यानी क्वथनांक में ये इसमें क्या था, हमने अवाष्पशील मिलाया, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ गया, जबकि क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है, गिर जाता है, घट जाता है। तो इसमें कहेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है तब उसके हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसलिए भी 2 प्रकार का, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन यानी डेल्टा टी बराबर, इसकी परिभाषा में अगर ये वाला लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, डेल्टा टी बराबर के एफ एम। के एफ का मतलब फ्रीजिंग कांस्टेंट है, ठीक, और ये क्या है आपका मोलैलिटी, मोललता। तो यही मोललता का मान रख दिया जाता है, बस फॉर्मूला निकल आता है। तो डेल्टा टी बराबर 1000 के एफ डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। सेम वही कहेंगे, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को उस विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं।
क्योंकि ऑनमन किसमें फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, तो इसलिए एफ लिख दिया। ये आ जाइए, इसमें लिखेंगे डेल्टा टी बराबर 100 करते हैं के एफ डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। देखिए इसमें, अब इसमें जहाँ 1000 किए थे वहाँ 100 कर देंगे। 100 ग्राम विलायक में, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू है तो किसका है, विलायक का। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके हिमांक में होने वाली वृद्धि को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। 100 होगा तो मोलर और 1000 होगा तो मोलर। ठीक है, इतना हम लोग हो गया। अब बात आती है परासरण और विसरण क्या है। परासरण जो है कि कोई जैसे विलयन है, विलयन का इधर से उधर जाना, ये प्रवाह अगर स्वतः हो रहा हो, अपने आप हो रहा हो, कोई जोर जबरदस्ती न कराया जाए, स्वतः हो रहा हो तो कहलाता है परासरण। लेकिन एक शर्त है कि विलयन में भाई साहब विलेय और विलायक दोनों होते हैं। कौन उधर जा रहा है और कौन उधर से इधर आ रहा है। तो देखिए परासरण समझने के लिए हम लोग अब इस वाली हेडिंग पे पहुंचे हैं। ठीक, ये सारी हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर। तो परासरण में एक प्रकार की झिल्ली होती है, यानी इधर अगर कुछ हम भर दिए हैं पूरा विलयन, तो सब लोग इधर से उधर यानी विलेय प्लस विलायक दोनों नहीं निकल पाते हैं, कुछ निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, तो परासरण है क्या। अच्छा, इधर विलयन भरे हैं, ये पूरा हमारा डिब्बा है, इधर विलयन भरे हैं तो कुछ इधर सांद्रता होगी, कुछ इधर धीरे धीरे पहुंच के सांद्रता होगी। मान के चलिए एक विलयन डिब्बा है, बीच में हमने उसमें कुछ फिल्टर पेपर वगैरह लगा दिया है, पत्र लगा दिया है, इधर भर रहे हैं, इधर छन छन के कुछ इधर आ रहा है। इसको कहते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी आधे लोग जा पाएंगे बाकी आधे नहीं। तो होता क्या है परासरण में, ये एक ऐसी झिल्ली है ये केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलेय के नहीं जा पाते हैं। यानी विलायक इधर से उधर पहुंच गया, कौन सा, विलायक, और विलेय नहीं पहुंच पाया, तो एक ऐसी झिल्ली है जो विलायक को जाने दे, उसको SPM कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब परासरण की परिभाषा सुनिए कि विलायक के अणुओं का, किसका, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्र से, किधर, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, अधिक सांद्र। लोग इसकी परिभाषा बहुत लोग गलत कर देते हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, पूछी बहुत जाती है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर स्वतः प्रवाह। कैसा प्रवाह होना चाहिए, ये नहीं कि दबा दिया तब प्रवाह होना, नहीं, कि विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्र की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक, विसरण ठीक इसका उल्टा है। विसरण में हमको इस SPM की जरूरत नहीं होती है, और इसमें विलायक तथा विलेय दोनों के कण चलते हैं, अधिक से कम, इसमें अधिक से कम। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आपको ये परिभाषा याद करनी ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या, जैसे आप एक बाल्टी रख लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसमें नील की एक बूंद डालिए, नील की जहां पर बूंद गिरेगी वहां पर नीलापन ज्यादा, मतलब सांद्रता ज्यादा होगी। वो सांद्रता आपकी ज्यादा पानी में पूरा फैल जाएगा, तो पानी आपका धीरे धीरे संपूर्ण नीला हो जाएगा। पानी में नीलापन कम था, पूरा नीला हो गया, तो जहां ज्यादा था वहां से कम की तरफ भागा। इसमें विलेय भी भागता है और विलायक भी भागता है, किसी भी झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको कहते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय तथा विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए, परासरण दाब के द्वारा अणुभार ज्ञात करना। परासरण दाब द्वारा अणुभार ज्ञात करना, ये हम लोग कैसे करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। फॉर्मूला इसका भी जैसे राउल्ट के नियम से ज्ञात करना है वैसे इससे। अच्छा देखिए, PV बराबर
NRT होता है। कैसे? गैस समीकरण से ये होता है। R गैस नियतांक है, लेकिन यहाँ गैस कुछ है नहीं, विलयन है, तो NST कर देंगे। ठीक, S कर देंगे। अब देखिए P लिखा है, यहाँ पर V कर दो, N क्या है? मोल यानी मात्रा बटे अनुभार ST। देखिए इसी फॉर्मूले में अनुभार हटे लेना। परासरण दाब दिया होगा, आयतन दिया होगा, S का मान दिया होगा। S की जगह पर आप R का भी मान जो गैस नियतांक होता है वो भी रख सकते हैं। परम ताप लिखेंगे, ये निकाल लेंगे। एक ये हो गया। दूसरा चेंज कर लो यहाँ वाले से, P बराबर N बटे V ST, ये नीचे भेज दो। अच्छा, मोल बटे आयतन क्या होता है? सांद्रता होता है, तो P बराबर CST। एक ये फॉर्मूला हो गया। आप दोनों यूज कर सकते हैं अनुभार निकालने के लिए। इससे अनुभार ने सांद्रता दिया तो दाब डायरेक्ट निकल आएगा, परासरण दाब। परासरण दाब को P से भी लिखते हैं और पाई से भी लिखते हैं, क्या है जैसे आप लिख लीजिए। ठीक, ये टॉपिक आपका हो गया अनुभार। सम परासरी विलयन क्या होते हैं? परासरण या विलयन जिनकी परासरण दाब समान होते हैं उनको सम परासरी विलयन कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कैसे आता है? वो कहता है कि जैसे लिखा है NaCl CaCl2 और आपका यूरिया, तो बताइए किसका परासरण दाब अधिक होगा? NaCl में 2 आयन बनते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो 2 बने। इसमें एक Ca का, 2 Cl के, तो टोटल 3 बने। इसमें आयन ही नहीं बनते हैं। और विलयन में प्रत्येक आयन जो है अणु की भांति व्यवहार करता है, तो 3 बने, तो 3 पर दाब लगाना है। 3 हो गया परासरण, इसमें 2, तो इसका परासरण दाब क्या होगा? सबसे अधिक होगा। एक रिंग छोड़ गई थी परासरण दाब। परासरण दाब की परिभाषा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। जैसे ये आपका है, इसमें से SPM लगी है, इधर से इधर, इधर से इधर कोई जा रहा है, आप यहाँ पर पिस्टन लगा के कोई दाब लगा दीजिए, तो ये जो इधर जा रहे हैं ये जाना बंद हो जाए, यानी अब यहाँ पर आके रुक जाए। ऐसा नहीं, इतना नहीं लगाना कि इधर से इधर फिर वापस आ जाए, केवल ये प्रवाह रुक जाए। उस वाले दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब। यानी किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। यहाँ देखिए 2 अणुओं को रोकना है, कम दाब लगाना पड़ेगा। 3 अणुओं को रोकना है, दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें तो अणु ही नहीं है, तो बिल्कुल दाब नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका परासरण दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। असामान्य अणुसंख्य गुण क्या होते हैं? देखिए, अणुसंख्य गुण तो यही है, वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। जैसे एक अणुसंख्य गुण ये हो गया, अणु संख्या पर 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। ठीक, इस तरीके से 3 ये हो गया आपके। असामान्य क्या होते हैं? जैसे जितना हम सोचें कि ये होगा लेकिन वो हो नहीं, उसको कहते हैं असामान्य। तो यहाँ पर क्या है? असामान्य अणुसंख्य गुण। बस एक टॉपिक बचा है, बस असामान्य। जैसे हम किसी चीज का मान लेते हैं, अनुभार ही ले लेते हैं NaCl का। NaCl का अनुभार कितना होता है? Na का 23, Cl का 35.5, तो 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 ये होता है। लेकिन विलयन में आपको ये 58.5 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? विलयन में जब ये जाएगा आपका, तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, यानी 2 आयन हो जाएंगे, एक ये, तो टोटल आयन कितने हो गए? 2। तो यही 58 58.5 जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी 58.5 बटे 2 हो जाएगा। तो ये कितना आपका बचेगा? 29.2। 29 गुना 58, हाँ 29.25। यानी वास्तव में तुमको लगेगा क्या कि इतना होना चाहिए, लेकिन इतना होगा नहीं, होगा कितना? इतना। तो यही है परिणाम कैसा मिला आपका? असामान्य, जनरल नहीं है। एक और देख लेते हैं। ये होता है, देखो जब वियोजन होगा तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान घट जाएगा। वियोजन पर क्या होगा? वियोजन पर घटेगा। क्यों? जैसे अभी NaCl टूट गया था तो घट गया। और संगुणन पर क्या होगा? संगुणन पर बढ़ेगा। कैसे? ये देख लीजिए। जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है? ये देखिए CH3COOH,
एक कार्बन 2, तो इनका कितना हो गया 12 12 24, 3 और 1 4 और प्लस में 16 दूना 32, कितना हो गया, तो 4 4 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1 3 2 5 और 6, यानी इनका 60 हुआ। तो जब ये जल में जाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, कौन, एसिटिक हम, देखो ये इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से। और जब दूसरा वाला होगा इसी तरीके से CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेंगे, आपको दिखेगा तो कि आपने तो कहोगे कि एक अणु गया, लेकिन एक नहीं, जाने पश्चात एक ये मिल करके तब एक होगा। यानी आपको जब अणुभार ज्ञात करोगे तो पूरे का निकल के आएगा, तो 60 इस वाले का और प्लस 60 इस वाले का, तो टोटल आपका कितना बनेगा 120। तो देखिए जैसे संगुणन हुआ, आपस में जुड़े तो अचानक बढ़ गया, और अभी क्या था, अचानक घट गया था। तो इसीलिए कहते हैं असामान्य अणुसंख्य गुण, यानी सामान्य परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, इन जनरल प्राप्त होते हैं। ठीक, इतना। बॉन्ड हाफ गुणांक क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल ना के बराबर, आपका प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, 1 2 3 4 5, इनमें से न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, वॉन हाफ गुणांक क्या होता है, वॉन हाफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि अणुसंख्य गुणों का प्रायोगिक मान तथा अणुसंख्य गुणों के सामान्य मान के अनुपात को वॉन हाफ गुणांक कहते हैं, और किसी विद्युत अपघट्य के लिए इसका मान जो होता है वो सदैव 1 से बड़ा होता है। इसमें केवल जरूरत पड़ेगी तो न्यूमेरिकल की, और इसकी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न ये आता है ऑब्जेक्टिव में, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 4 ऑप्शन देता है और कहता है बताइए इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है या नहीं। जैसे एक लिखेगा परासरण दा, और एक लिखेगा क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन, और एक लिखेगा श्यानता। आपसे पूछेगा परासरण कौन सा इसमें जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुओं निर्भर करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन श्यानता अणुओं संख्या पर नहीं निर्भर करता है। ये द्रव का एक गुण है, कभी कभी इसकी जगह पर पृष्ठ तनाव भी दे देता है। ठीक, तो इसी को हम लोग आंसर में टिक करेंगे, क्यों, ये वाला गुण आपका नहीं है। ठीक, तब तक के लिए इतने का रिवीजन करिए। आपका पार्ट 2 पार्ट में मैंने रिवीजन कराया है, इसके बाद हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के आएंगे, और न्यूमेरिकल भी इसके पार्ट 3 में कराए जाएंगे। तब हमारा विलेन का पार्ट, विलेन जो है ये वाला पार्ट समाप्त होगा।